Hello everyone, this is part 2 of chapter 1 Political Science, book 2, and the topic which we have to start with is integration of princely states. So British India was divided into two parts. First is the British Indian provinces, that is those areas which were directly under the control of the Britishers, that is the British government, and second were the princely states. The princely states, as the name suggests, were states which were ruled by princes. तो ये जो states थी, these were not under the control of Britishers, that is to say not under the direct control of the Britishers. However, there was suzerainty of the British crown. अब दिस इज़ टू से दैट ये जो एरियाज़ थे यहाँ पे इंटरनल ऑटोनॉमी थी. इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब है इंटरनल इंडिपेंडेंस, दैट इज़ जो प्रिंसेस थे वो अपने अकॉर्डिंग रूल करते थे इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट. हाउएवर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल अफेयर्स द ब्रिटिश क्राउन वाज द वन विच हैड पावर. तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल करती थी, चाहे उनकी इंटरनल मैटर्स हों या एक्सटर्नल मैटर्स हों. However, in case of princely states, they had limited amount of independence. Now, there were almost 565 princely states, and princely states covered 1/3 of the area of British India. तो अब जैसा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया दैट द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड एंड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ द इंडियन टेरिटरी एंड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. तो अब एंड ऑफ ब्रिटिश रूल मेंट दैट ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये भी इंडिपेंडेंट हो गई थी, एटलीस्ट इन लीगल टर्म्स. तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शंस थी, या तो ये इंडिपेंडेंट रहें, या ये पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या ये इंडिया को ज्वाइन करें. And this decision was left to the rulers of these princely states. That is, the rulers were the ones who would decide that whether they would join Pakistan or India or would remain independent. The people of these princely states had no say whatsoever in this decision. तो अब जब आपने ऐसा क्वेश्चन रूलर्स की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ा तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये जो रूलर्स थे दे ऑब्वियसली वुड वांट टू बी इंडिपेंडेंट. कोई किसी के रूल के अंडर क्यों रहना चाहेगा इफ़ गिवन अ चॉइस, राइट? सो मेजॉरिटी ऑफ दीज रूलर्स दे डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आइदर पाकिस्तान और इंडिया एंड वांटेड टू हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल द रूलर्स ऑफ ट्रैवनकोर, हैदराबाद, भोपाल, ऑल ऑफ देम वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. तो अब हैदराबाद एंड भोपाल तो यू ऑल वुड बी फेमिलियर विद, बट ट्रैवनकोर कंप्राइज्ड ऑफ पार्ट्स ऑफ केरला एज वेल एज तमिलनाडु. अब दिस पर्टिकुलर थिंग बिकेम अ हर्डल इन द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वॉज दैट ऑफ हैविंग अ यूनाइटेड इंडिया, अ यूनाइटेड इंडियन टेरिटरी. सेकेंड ऑफ ऑल, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं होगा देन हाउ आर वी सपोज टू अचीव द सेकेंड एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म रिस्पेक्टिवली. So it became very important to merge these areas in India. Now let's discuss what was the approach of the government with respect to this particular issue. Now the interim government, so interim government means a temporary government. We discussed in the previous video that constituent assembly के दो functions थे. First was the governance of the country and second was the drafting of the constitution. तो अब जब country independent हुई तो we obviously did not have a well defined government setup. तो एज अ रिज़ल्ट जब तक हमारे पास पार्लियामेंट नहीं बनता या हमारे पास एक प्रॉपर गवर्नमेंट सेटअप नहीं आता तब तक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी द इंटरिम गवर्नमेंट, राइट? तो इंटरिम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट दे आर टोटली अगेंस्ट दिस डिविजन ऑफ द कंट्री, दैट दे वुड नॉट वांट दीज पार्ट्स, that is the erstwhile princely states, to be a part of Pakistan or to either be independent. अब इस चीज़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल played a very important role. So he was the most important figure who worked for the integration of these princely states into India. Now Sardar Vallabhbhai Patel was at that time the Deputy Prime Minister of India as well as the Home Minister. अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो अ पोजिशन, ऑल्दो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन नहीं है, इसलिए वी डू नॉट हैव डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स दैट ऑफन. अभी तक फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी ओनली हैड 7 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स, सो ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर. अब for this integration of these areas into the Indian territory, there were 3 factors which played important role, or there were 3 considerations on the part of the government. First is that most of the people of these regions, they wanted to join the
Indian Union. The second is that the government wanted to accommodate plurality. That is, government was ready कि अगर कुछ ऐसे regions हैं जिनको internal independence या internal autonomy चाहिए, तो the government was ready to give that, right? So the government followed a flexible policy in giving autonomy to certain regions. तो इन regions के लिए there was only one condition which was required by the government, was that as long as you are a part of India, we are ready to give you a certain level of autonomy or independence. The third factor which played a major role was that the government gave supreme importance to the integration and consolidation of Indian territory. So integration of the country was of great importance in the backdrop of partition. The government had seen कि जो partition था that was not good for anyone, and partition of the country came at the cost of trauma and violence. So they were not willing to go for further division of the country. तो अब there were a lot of negotiations between the government of India and these princely states. So before 15 August 1947, most of these states, they signed this instrument of accession and became a part of India. So instrument of accession is basically a legal document जिसके through these states became a part of either India or Pakistan. Accede करने का मतलब होता है to become a part of an organization. तो through this particular legal document, these states became a part of India. और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करने का मतलब ये था कि जो भी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनके एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके डिफेंस के मैटर्स एंड इनके कम्युनिकेशन के मैटर्स ऑल विल बी डेल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स तो इंडिया का पार्ट बन गई. हाउएवर देयर वर प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू 4 डिफरेंट प्रोविंसेस, एंड दीज आर जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर. जूनागढ़ का जो एरिया है दैट फॉल्स अंडर प्रेजेंट डे गुजरात. तो जूनागढ़ की प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व्ड बाय वे ऑफ अ प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वोटिंग जिसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड डिसाइड अ पर्टिकुलर मैटर. तो जूनागढ़ के केस में द पीपल डिसाइडेड टू जॉइन इंडिया. देन इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट 2 regions, दैट इज़ हैदराबाद एंड मणिपुर. Now, with respect to the question of the princely state of Hyderabad, अब Hyderabad is not present day city which is in Andhra Pradesh, but Hyderabad princely state which included parts of Andhra Pradesh, Maharashtra as well as Karnataka, right? तो अब हैदराबाद के रूलर को निज़ाम कहा जाता था. तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे, he wanted independence, but गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती थी दैट हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो. They wanted it to be a part of India. तो बिकॉज दोनों साइड एग्रीमेंट पे नहीं आ पा रही थी, they signed a standstill agreement. So the princely state of Hyderabad signed a standstill agreement with India for a period of 1 year. अब standstill का मतलब as the name suggests means कि एक एग्रीमेंट जिसके थ्रू ये एग्री किया गया that the present state of affairs, the present status quo will be maintained. दैट इज़ जो सिचुएशन अभी एग्जिस्ट कर रही है वही करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, विच मीन्स हैदराबाद ना तो इंडिपेंडेंट होगा और ना ही इंडिया का पार्ट होगा. बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1 year क्या हुआ, पीपल ऑफ हैदराबाद दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द निज़ाम. बिकॉज जो निज़ाम का रूल था दैट वॉज नॉन डेमोक्रेटिक एंड दैट वॉज ऑप्रेसिव, द पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. Specifically, the people who were protesting were the peasants of the Telangana region as well as women. अब इस प्रोटेस्ट के चलते निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस विच वर कॉल्ड द रज़ाकार्स उनको अनलीश कर दिया. ये जो रज़ाकार्स थे दे कमिटेड एट्रोसिटीज़ ऑन दीज पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग एंड दे कमिटेड मर्डर, रेप एंड इवन लूटेड दीज पीपल. एंड इनका जो मेन टारगेट था दैट वर दी नॉन मुस्लिम्स. दिस इज़ बिकॉज हैदराबाद प्रोविंस में मुस्लिम्स हैड मेजॉरिटी, एंड इट इज़ इवन स्टेटेड दैट दीज रज़ाकार्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद दैट इज़ द निज़ाम दे वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान इंस्टेड. तो बिकॉज इतनी ज़्यादा वायलेंस कमिट हो रही थी ऑन दीज पीपल, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंटरवीन. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी एंड इन September 1948 finally the forces of the Nizam they surrendered and Hyderabad became a part of India. तो अब in the case of Manipur, the ruler was Maharaja Bodh Chandra Singh. Now he signed an instrument of accession with the Indian government.
That is, he agreed to be a part of India. However, this was on the condition that Manipur would have internal autonomy. That is, उनके internal affairs में Manipur independent रहेगा and the Indian government would not intervene. However, because of the pressure from public, elections were held in Manipur in June 1948. तो अब मणिपुर was a monarchy. Monarchy का मतलब है that form of government where the ruler is a monarch, that is either a king or a queen. तो मणिपुर के केस में we had king who is महाराजा बोध चंद्र सिंह. तो अब मोनार्कीज़ में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किए जाते बिकॉज मोनार्कीज़ में जो हेड होते हैं दैट आर हेरिडिटरी. However, in case of Manipur, elections were conducted because of the public pressure in June 1948 and Manipur became a constitutional monarchy. तो अब मोनार्कीज़ दो टाइप्स की हो सकती हैं. आइदर इट कैन बी एब्सोल्यूट मोनार्की जिसमें मोनार्क का रूल सुप्रीम होगा, और इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वेयर बाय द मोनार्क वुड रूल अकॉर्डिंग टू अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ विद इन द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ के केस में क्या होता है दैट द स्टेटस ऑफ मोनार्क गेट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम द एब्सोल्यूट और द सुप्रीम रूलर टू अ नॉमिनल रूलर. दैट इज़ वो सिर्फ नाम के हेड्स रह जाते हैं एंड द एक्चुअल पावर वेस्ट्स विद द गवर्नमेंट. तो अब मोनार्क की पावर रिड्यूस हो गई थी. फर्दर जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर. तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में वी हैव द पार्लियामेंट विच इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी, इन द केस ऑफ स्टेट्स वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ द लॉ मेकिंग बॉडी. तो विद रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली देयर वॉज डिवाइडेड ओपिनियन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो जो कांग्रेस थी इस असेंबली में दैट वाज इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज दे वांटेड मणिपुर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया एंटायरली. However, the other parties, they did not want to join the Indian Union. But ultimately, because of the pressure of the Indian government as well as because of the pressure of the people of Manipur, a merger agreement was signed in September 1949 and finally Manipur was merged into the Indian Union. That is, Manipur became a part of Indian Union. अब टेरिटरीज तो इंडियन यूनियन में आ गई थी. नाउ द क्वेश्चन वॉज कि हाउ आर वी सपोज टू डीमार्केट द बाउंड्रीज, दैट इज़ इन टेरिटरीज को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा. तो द नेशनल मूवमेंट प्रॉमिस्ड दैट द डिवीजन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइन्स. लिंग्विस्टिक लाइन्स का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ लैंग्वेज वुड बी द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. However, because of certain considerations, it was felt that language should not be the basis of this division. This is because अगर language के basis पे divide करेंगे तो it would result in disruptions and disintegrations. That is, it may lead to separatism and undermine the unity of the country. Separatism का मतलब होता है when a smaller body separates from a larger body on the basis of difference in religion, culture, लैंग्वेज और एनी अदर फैक्टर. तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर रीजन के लोग यूनाइट होके ये डिमांड करें कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाए. फर्दर इंडिया में लैंग्वेजेस ही बहुत सारी हैं. सो वी हैव 22 लैंग्वेजेस विच आर रिकगनाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री एंड उसके बाद भी वी हैव मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेजेस. थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ही वी हैव पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो अगर हम लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिवीज़न करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन हो जाएगी. सो इट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि इस इशू को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट इशूज़ एंड गिव इम्पोर्टेंस टू अदर इशूज़ लाइक द सोशल एंड द इकोनॉमिक इशूज़. तो अब people were not happy that the central government decided to postpone the issue. Therefore, there were various protests in India, specifically in southern part of India. For example, there was this Vishal Andhra movement which was to separate Andhra from Madras province. So Madras is basically the older name for Chennai. तो आंध्र के जो लोग थे they spoke Telugu and Madras के जो लोग थे they spoke Tamil. So the people of Andhra, they wanted to break away from the Madras province. Then there were numerous people, numerous leaders who participated in these protests, one of which was Potti Sriramullu. अब he was a Congress leader and he was also a follower of Gandhi. तो he went on an indefinite fast for a period of 56 days.
Ultimately, he died because of this fast. Because of this, there was violence in the Andhra region. लोग जो थे वो सड़कों पर आ गए and they agitated against the central government, and ultimately the central government had to take a decision, and the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. अब एक बार ये हो गया तो other areas also started demanding the same. Therefore, the central government could no longer put this issue to a hold and decided to form a states reorganization commission. और ये कमीशन बनी थी in the year 1953, and this was to fix the boundaries of the states. So this commission submitted a report जिसमें they said that the boundaries of the states should be reflective of the languages which are spoken in the areas. So after this report, the States Reorganization Act was passed in 1956, because of which 14 states and 6 union territories were created. तो इनिशियली ये सोचा गया था दैट लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं डिवाइड किया जाएगा कंट्री को इन द फियर ऑफ डिवीजन ऑफ द कंट्री. हाउएवर अल्टीमेटली स्टेट्स हैड टू बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो अल्टीमेटली जब ये डिवीज़न हुई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, अल्टीमेटली जब स्टेट्स की बाउंड्रीज डिसाइड की गई, तो इट वाज सीन दैट ये डिसीजन इतना भी गलत नहीं था एंड दैट इट डिड नॉट लीड टू सेपरेटिज्म एज द गवर्नमेंट वाज फियरिंग, ऑल्दो देयर आर स्टिल रीजन्स विच वांट सेपरेशन. फॉर एग्जांपल रिसेंटली ही 2014 में तेलंगाना was divided from Andhra Pradesh and became a separate state. However, ये जो division हुई है on the basis of languages, it has kind of strengthened the democracy in the country, because democracy का underlying principle यही है that you have to recognize and accept the differences and you have to accommodate the minorities and accommodate different sections of people. So ultimately this demarcation on the basis of languages has not proved to be fatal as the leaders or as the government was fearing. So this is a small list of states which have been divided on the basis of languages. Not all of them have been divided on the basis of languages. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand, they were not divided on the basis of language but on other factors. Regional imbalance, difference in culture, these are some of the factors which have resulted in the creation of these states. However, mostly the dominant criteria when it comes to division of states in India is language. So this is all for this chapter. In this chapter, we discussed the first challenge which independent India faced, that is how was the country to be united in backdrop of the partition of the country. So that's all for this video. Thank you so much for watching.